हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 6.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के। मेरा मकसद यहां सिर्फ आपको सवाल हल करवाना नहीं, मैं चाहता हूं एक सामान्य स्टूडेंट भी किसी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। इसी प्रयास में मैं आज आपको सर्वांग सम और समरूप को एक सरल उदाहरण से समझाना चाहूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा वो आप कमेंट के माध्यम से लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। तो आज हम देख लेते हैं 6.3 के बेसिक में हमारे पास में जो बात आती है वो मूल रूप से क्या आती है। एक आती है समरूप शब्द में, और इसको आपने बहुत पढ़ा भी होगा, पर मैं यहां आपको कुछ अलग उदाहरण देकर के समझाऊंगा कि इसका रियल मतलब क्या होता है। समरूप होता है एक शब्द, और आपके पास में एक शब्द आता है सर्वांग सम। आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करके आप जरूर बताना कि इसका मतलब आपको कितना समझ आया। आप वहां जब पढ़ते हो 6.3 में, तो आपको समरूप और सर्वांग सम दो शब्द आते हैं, और इन दोनों शब्दों को मैं एक एग्जांपल से आपको यहां क्लियर करता हूं। यहां पर मैं इसको क्लियर करने के लिए एक लेता हूं आपका अनुपात। आप सोच रहे होंगे अनुपात का यहां क्या काम है, तो आप अभी समझिए अनुपात से हम इसको किस प्रकार से क्लियर करते हैं। और अनुपात भी शब्द इसलिए लिया क्योंकि इसमें भी अनुपात शब्द आता है, वो आता है समानुपाती। समानुपाती हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या बात होती है। अनुपात का मतलब क्या होता है वो पहले समझिए, फिर हम इससे समझेंगे समरूप और सर्वांग सम को। अब अनुपात में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में यहां आम है, और यहां मान लीजिए आपके पास में अमरूद है। अब ये दोनों ही फल अलग अलग हैं। यहां मैंने दो अलग अलग फल लिए अनुपात में, इस बात को आप ध्यान रखना। यहां भी अलग लिया है और यह भी अलग लिया। मान लीजिए मेरे पास में अभी आम 10 है और अमरूद मान लीजिए 5 है। अब दोनों क्वांटिटी में देखिए कि ये 10 और 5 है, पर जब अनुपात में बात की जाती है कि ये इसका अनुपात बताओ, तब आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं ये इससे कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, वो आप बताते हैं अनुपात में। वो देखिए कैसे बताते हैं। मान लीजिए यहां पर आपने 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 10 और 5 थे, वो आपके पास में 2 अनुपात 1, अनुपात का सिंबल कुछ इस प्रकार से आपके पास में आ गया 2 अनुपात 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके पास में आम 2 होंगे तब अमरूद 1 होगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अमरूद से आम दुगुने हैं। यहां हम गुणांक में बता रहे हैं कि इतना गुना अधिक है। अमरूद से आम दुगुने हैं और आम से अमरूद आधे हैं। यह बताता है हमें अनुपात, और यह आपको बेहतर तरीके से पता भी होगा। इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, जब लिखते हैं तो कैसे आता है, आम बटा अमरूद। ऐसा जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आम को ऊपर लिख दिया, अमरूद को नीचे लिख दिया, क्या आया 2। कहने का मतलब अमरूद से आम दुगुने हैं, ये यहां पर आया। और यहां यदि लिख दिया अमरूद बटा आम, तब आपके पास में क्या आया, अमरूद कितने हैं 1 बटा 2, अनुपात वाली संख्या लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा, यानी कि आम से अमरूद आधे हैं। ये दोनों बातें लिखी और आपने इतना गुना ये बता दिया। जब अमरूद 5 है आपके पास में, तो इसके दुगुने हैं, यानी कि इसके पास में डबल होंगे 5 से 10, तो ये संख्या तो वापस आ जाती है। यह हो गया हमारा अनुपात। पर जब हम समरूप और सर्वांग सम की बात करते हैं तब क्या होता है वो देखिए। यहां तो हमने फलों को लिया, यहां हम गणित पढ़ रहे हैं, हम यहां फल को नहीं लेंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया। यहां हमने 2 अलग अलग आम और अमरूद लिए, पर यहां क्या हो रहा वो देखिए। यहां पर हम 2 अलग अलग फल नहीं लेंगे, यहां 2 फल लेंगे एक समान।
या कह दीजिए एक ही फल को हम दो बार दिखा रहे और फिर इसके अनुपात को दिखा रहे। इसी से मैं आपको समझाऊंगा समरूप और सर्वांग सम को। अब देखिए यहां आम है तो यहां पर भी मैंने आम ले लिया। अब आप कह सकते हो यार ये आम है और ये आम है, दोनों एक ही आम है, ये भी मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि लंगड़ा आम है और ये कोई तोता आम है, दो अलग अलग क्वालिटी के भी नहीं, दोनों एक ही आम है, इस बात को याद रखिए। पर अब हम इसमें क्या कंपेयर कर सकते हैं? यदि दोनों एक ही आम है तो फिर यहां देखिए ये आम आपके पास में, मान लीजिए ये कोई आम है, ये हो गया आपके पास में आम, एक आम ये हो गया और एक आम ये हो गया, ये आपका आम। हो सकता है चित्र थोड़ा बुरा बना हो पर आप ध्यान दीजिए, एक आम ये हो गया, एक आम ये हो गया। जब पहली बार हमने अनुपातों को देखा था तब दो अलग अलग प्रकार के फलों को लिया था और फिर वहां पर हमने नंबरों को, कितनी क्वांटिटी है वो बताई थी। पर जब यहां पर हम सर्वांग सम और समरूप को जब समझेंगे तब एक ही प्रकार की चीज को लेंगे और यहां पर हम क्या दिखाते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। यहां क्या दिखाते कि ये आम है, वही आम ये भी है, यही आम है, हाँ यही आम है, पर ये आम है वो इससे कितना गुना छोटा है, और ये बताते कि ये आम है वो इससे कितना गुना बड़ा है। यानी कि हम यहां पर शेप जो है, किसकी बात कर रहे हैं? शेप। शेप का मतलब आकृति, आकृति समान है, यहां पर आकृति समान है, पर हम यहां पर साइज की बात कर रहे हैं, आकार। आकार यहां कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा है वो दिखा रहे। ये बात आपको समझ में आ जानी थी कि इससे ये आम कितना गुना छोटा है और इस आम से ये कितना गुना बड़ा है वो दिखाते, वही काम करते हैं यहां पर हम समरूप और सर्वांग सम में। वहां पर आम, केले और पपीता नहीं है, वहां पर आपके पास में त्रिभुज, वर्ग, आयत है। तब हम क्या करेंगे? तो जब त्रिभुज की तुलना करेंगे तो त्रिभुज से ही करेंगे, क्योंकि आम और आम ही लिए और वही आम लिया, जो ये आम है वही आम यहां पर है, उसको भी आप यहां पर बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यदि यहां आयत लिया तो यहां आयत से ही तुलना करेंगे, यहां वृत्त लिया तो यहां वृत्त से ही तुलना होगी, और वही वृत्त होगा, एक छोटा और एक बड़ा। और वही वृत्त क्यों होगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब यदि मैं आपसे यहां क्योंकि सर्वांग सम और समरूप समझाना चाहता हूं तो अब आप समझिए। मान लीजिए क्योंकि यहां त्रिभुज है तो हम त्रिभुज ही ले लेते, ये त्रिभुज हो गया आपके पास ये वाला, और इसका नामकरण कर देते ए बी सी, और एक त्रिभुज और इसी को यहां पर बना रहा हूं, पर इसका छोटा होने की वजह से इसका नाम बदल देता हूं, इसका नाम रख देता हूं पी, क्यू और आर। अब देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इसका मान लीजिए ये माप 6 सेंटीमीटर है, ये 18 है और ये मान लो 21 है। ये हमने बना दिया इसके नापों को। अब इन नापों को इस प्रकार से है और इसी को मैं यहां पर रख रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। छोटा करने का मतलब इसको 3 गुना मैं अभी छोटा कर लेता हूं। 3 गुना का मतलब सब में 3 का भाग देना। क्या कहा? समान अनुपाती। यहां देखिए 3 का भाग दे रहा हूं, यहां 3 का, यहां 3 का और 3 का। ये 3 का भाग देने पर क्या हुआ वो देखिए, यहां हो गया आपके पास में रिजल्ट आया 7, यहां आया 2 और यहां आया 6। अब ये भुजा आपकी 3 गुना छोटी करने पर ये हो गई 2 सेंटीमीटर, इसको 3 गुना छोटी करने पर ये 7 और इसको 3 गुना करने छोटी करने पर 6, और वो अब आकार बन चुका कुछ इस प्रकार से। तो यहां देखिए ये वाला मान लो बीसी है, वो पी क्यू आर बन करके यहां 2 हो गया। ये 18 था वो अब ए बी है, वो पी क्यू के रूप में 6 सेंटीमीटर के रूप में बदल चुका है, और ये जो ए सी था वो अब आपके 7 में बदल चुका है। अब देखिए यहां वापस इसकी तुलना करके देखते हैं कि मैंने यहां पर क्या कहा। अब देखिए मैंने सबको 3 गुना छोटा कर दिया, तो अब ये हो गया 6, 7 और 2, और ये हो गया 18, 21 और 6। अब ये दोनों समरूप है। आपने कैसे कह दिया ये समरूप है? तो हमें पता है कि जब भी समरूप होता है और भुजा होती है तो हम कहते हैं
यदि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो वो फिर क्या कहलाता है? समरूप। तो अभी जो हमने जन्म दिया, इसी से हमने इसका जन्म दिया। ये पिता है तो ये पुत्र है इसका, इसी से इसका जन्म हुआ है। अब क्या कहते हैं? संगत भुजाएं। संगत भुजाएं समानुपाती होती। संगत भुजाओं का मतलब आपके जो अंग है, जितनी भी भुजाएं हैं, उसको समान रूप से छोटा किया है। इसकी कितनी भुजाएं? 3 भुजा, तीनों को हमने समान रूप से यहां पर छोटा किया। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं कहूं कि आपने एक फोटो खिंचवाया। अब मैंने फोटो खिंचवाया, समझ लीजिए मैंने फोटो खिंचवाया और वो फोटो खिंचवाया पासपोर्ट साइज का। अब आप देख सकते हो मेरा आकार कितना बड़ा है, और उस फोटो पासपोर्ट साइज का देखोगे तो मेरे नाक के बराबर का भी नहीं होगा, इतना सा हिस्सा होता है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को दे दिया जाए कि ये किसका फोटो है, तो वो बहुत ही आसान शब्दों में बता देता है कि ये फोटो आपका है। उसने उस फोटो को कैसे बता दिया कि ये आपका फोटो है? तो उस फोटो वाली मशीन, या कह दीजिए उस कैमरे में इस प्रकार की मशीन लगी हुई है कि आपके सभी जितने अंग हैं, पैर, हाथ, नाक, कान, उसको समान अनुपात में उसने छोटा किया। सभी अंगों को समान रूप से एक ही प्रकार का भाग देकर के, अगर 3 भाग देकर के उसको छोटा किया तो सबको 3 के अनुपात में सबको छोटा कर दिया। उसने 5 गुना छोटा किया होगा तो 5 का भाग देकर के सभी अंगों को छोटा कर दिया। ये अनुपात सही होने की वजह से ही वो फोटो और मैं दोनों समरूप दिख रहे, एक जैसा दिख रहे। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, एक जैसा सभी अंगों में भाग नहीं देता या एक जैसा वो नहीं करता, तो फिर नाक बड़ी रह जाती, तो फोटो ही किसी की पहचान में नहीं आता। समरूप कैसे बना? तो एक ही प्रकार की साइज से इसको भाग देने पर। तो वही बात हमने यहां पर की है। यहां पर भी मैंने 3 का भाग दिया। यहां पर भी कितने अंग है? यहाँ हाथ, पैर, नाक, कान बहुत सारे नहीं है, यहाँ 3 ही है। ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजा, तीनों में हमने 3 गुना छोटा कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि समरूप है? कि इसकी भुजाएं आपकी समानुपाती होगी। अब देखिए समानुपाती है कि नहीं, इसको देख लेते हैं कि वाकई समरूप बना या नहीं बना भुजाओं से। वो देखिए, अब यदि इसको देखेंगे तो यह देखिए ए बी का, ये जो ए बी है, अब आप यदि इस त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रख रहे हैं तो पहले सभी भुजाओं को ऊपर रख दीजिए, या इसकी ऊपर रख रहे हैं तो इसकी ऊपर रख दीजिए। कोई उसमें आपकी कोई समस्या नहीं है। आप जिसको भी चाहे इसकी भुजाएं ऊपर रख दे, इसकी ऊपर रख दीजिए। इसकी नीचे रख रहे हैं तो सभी भुजाएं इसकी नीचे रख दीजिए, या चाहे तो इसकी भुजाएं यदि आप ऊपर रख रहे हैं तो सभी भुजाएं इसके ऊपर रखिए, इसकी भुजाओं को नीचे रख दीजिए। तो हम पहले ये कर ले, चलो इसकी भुजाओं को ऊपर रख लेते हैं, फिर देखते इसकी कौन सी भुजा, पी क्यू, कौन सी भुजा है फिर पी आर, और कौन सी भुजा है क्यू आर। अब इसकी भुजाओं को हम नीचे रखेंगे। यहां से यहां पी क्यू लिया तो यहां लेंगे ए बी, यहां से हमने पी आर लिया तो यहां से लेंगे ए सी, और यहां से क्यू आर लिया तो यहां लेंगे बी सी। अब ये अनुपात आपका संगत भुजा है, इस भुजा की संगत भुजा ये भुजा है। पर एक बात दूसरी भी याद रखना, जब परीक्षा में जब सवाल आते हैं तो आपका ऐसा नहीं होगा कि ये वाली भुजा इस तरफ है तो ये वाली भुजा आपको इस तरफ ही इसकी संगत भुजा मिलेगी। हो सकता है ये वाली भुजा आपको यहां मिल जाए, चाहे यहां मिल जाए। उस वक्त सवाल में आपको ये पता होना चाहिए, और जब सवाल हल करेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे। पर अभी तो मैंने क्योंकि सामान्य रूप से आपको समझाने के लिए, सरल रूप से आप समझ जाओ, इसलिए भुजाओं को एक जैसा रख दिया कि इस भुजा के समान इसको रख दिया। पर परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, ये भुजा आपकी बदल करके आ सकती है। ये भुजा बीसी है, वो ये भुजा तो आप इस भुजा को इस भुजा के समानुपाती नहीं दिखा सकते। कभी ये भुजा यहां पर हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज को घुमाया भी जा सकता है। उस बात को जब सवाल हल करेंगे तो बेहतर तरीके से समझना है। अभी हम देख लेते हैं क्या हमने इस प्रकार से करने पर ये दोनों समरूप हुए या नहीं। अब देखिए इनके अनुपात बराबर आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू मेरे पास में 6 और ए बी कितना है 18, बराबर में आना चाहिए कितना। अब देखिए पी आर कितना है 7 और ए सी कितना है आपके पास में 21, बराबर में क्यू आर कितना है आपके पास में। क्यू आर देखिए यहां पर ये वाला लिया 2 और यहां इसके बटे में क्या आंसर लिखा बीसी, तो बीसी आ गया 6।
अब ये अनुपात आपका बराबर आने चाहिए सबके। अब देखिए 6 एकम 6 छतरी 18, इसका अनुपात आ गया 1/3। 7 एकम 7 7 तिया 21, ये आ गया 1/3। 2 एकम 2 2 तिया 6, ये आ गया 1/3। यानी कि तीनों देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इन तीनों के अनुपात आपके संगत भुजा है, उसके अनुपात बराबर हो गए, इसलिए ये समरूप हो गया। इसका मतलब आपको बस ये दिमाग में डालना है कि आपके पास में जब भी समरूप आकृतियां होंगी तो वो इसी से जन्म लिया होगा इसने। और चाहे तो इस जो आपका समरूप है उसको वापस सर्वांग भी बनाया जा सकता है। 3 गुना बढ़ा करने पर आपके क्या बन जाएगा, देखिए आपका वापस वो बन जाएगा सर्वांग। कैसे बनता है उस पर भी बात कर लेते, 1 मिनट रुकिए। अब यहां देखिए आपने देख लिया कि इसके जो अनुपात थे वो बराबर आ गए। अब यदि आपके पास में यह वाला त्रिभुज आपको दे रखा हूं, यह अभी आपने समरूप किया तो यह वाला त्रिभुज आपके पास में है, मान लो पी क्यू आर, तो फिर आपके पास में क्या गया 6 7 और 2। और यार यदि ये वाला त्रिभुज आपको दे रखा, इसको ये दे रखा है और आपको इसके बराबर बनाना है, तो आप यदि इसमें 3 का गुणा कर देंगे सभी में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 21, ये 6 और 18, ये पुनः इसके जैसा बन जाएगा यदि इसको 3 गुणा बढ़ा दिया। इसका मतलब एक बात और समझ सकते हैं कि जब भी आपके पास में त्रिभुज होगा और ये वाला जब समरूप त्रिभुज होगा, यदि इसको आपने इतना गुना बढ़ा दिया तो इस पर ओवरलैप कर देगा, ये इस भुजा पर बिल्कुल ही एक दूसरे को ढक लेंगी। ये ना तो ये भुजा इसके बाहर आएगी ना इसके अंदर रहेगी। समरूप और सर्वांग सम का मतलब इस बात को आपने समझ लिया कि ये जो भुजाएं होती हैं उसको इतना गुना बड़ा करने पर आपको इसको ढक ही लेगी, तभी ये समरूप है। एक समय जितना गुना इसको बड़ा कर दिया और इस पर डाल दिया आपने तो इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर देगी, ना तो इससे ये भुजा बाहर जाएगी ना इसके अंदर रहेंगी। वृत्त में भी तो वैसा ही होता है, ये वृत्त है और ये वृत्त था, ये वृत्त हमेशा ही समरूप होते हैं, पर यह बात फाइनल हो जाती है कि ये इससे कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है। यदि इसको इसके बराबर होगा ही होगा ये, पर आपको सिर्फ इतना पता करना कि इससे ये कितना गुना छोटा है, उसको इतना गुना बड़ा करने पर ये लाइन होगी वो उस पर ओवरलैप कर लेगी और ये हो जाएगा इसके बराबर। और यदि इसको छोटा कर दिया आपने उतना गुना, ये कितना गुना छोटा है, तो फिर इस पर आकर के ओवरलैप कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ अंदर ले जाएगा या बाहर ले जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो चीज है वो उसी से जन्म ली हुई है, उतना गुना छोटी की हुई है या उतना गुना बड़ी की हुई है। यह बात आपको समझ में आ गई कि एक ही चीज को उससे उतना गुना छोटा किया गया है, उतना गुना बड़ा किया गया है, वही समरूप और सर्वांग सम है। इतनी सी बात यदि आपके ध्यान में आ गई तो फिर आप समरूप और सर्वांग सम को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। अब देखिए, अब इसको हम करने के लिए सब भुजाएं और कोणों को बार बार देखते रहेंगे, इतना सा काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ रूल्स दे रखे हैं और उन रूल्स को यदि आपने समझ लिया कि कब कोई आकृतियां होती है वो समरूप होती हैं या कब सर्वांग सम होती है, तो उसके कुछ नियम है। तो उसके लिए आप देखिए समरूप के लिए क्या नियम है। आप देखिए समरूप में आपने क्या समझा कि समरूप में आप याद रखिए कि कोण तो बराबर होने ही चाहिए। एक तो कोण बराबर, यदि आकृतियां समरूप हैं तो इसके कोण बराबर होने चाहिए, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त होती है भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अनुपात की बात कर रहा हूं, यहां भुजाएं बराबर नहीं कह रहा, भुजाएं समानुपाती। जैसे अभी हमने अनुपात में देखा था कि इतना गुना छोटी है सभी भुजाएं और इतना गुना बड़ी है, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये दूसरी बात होगी समरूप में। और सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में भी ये वाली बात तो कॉमन है, कोण तो बराबर होने ही चाहिए, कोण बराबर। पर यहां पर भुजाएं समानुपाती हैं, जबकि यहां पर भुजाएं आपकी समान होनी चाहिए, बराबर। भुजाएं सभी क्या होनी चाहिए, बराबर। ये 2 बातें याद रखना, इसकी भुजाएं बराबर होंगी तभी वो सर्वांग सम होगा। ये जो 2 त्रिभुज होंगे, 2-2 की बात कर रहा हूं, यहां एक-एक की बात नहीं कर रहा, ये छोटा हो गया एक बड़ा होगा, इसमें दोनों ही बराबर होंगे और भुजाएं
बराबर होंगी। अब इसका करने के लिए हम बार बार क्या भुजाओं कोणों को देखते रहेंगे, क्योंकि 3 कोण हो गए और 3 भुजा होगी, कुल मिलाकर के हम 6 चीजों को बराबर करना होता। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है, आपके कुछ रूल्स है, उसको देखा करके आप बता दोगे कि वो दोनों भुजा या दोनों आकृतियां आपकी समरूप है या सर्वांग सम है। तो उसके लिए क्या रूल्स दिए वो ध्यान दीजिए। पहला रूल्स दिया उन्होंने समरूप होने के लिए, यदि दो त्रिभुज है आपके पास में तो दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो उन्होंने कहा ए नियम से। ए नियम से कैसे हो जाएंगे? ए का मतलब हिंदी में कहते हैं कौन कौन, कौन कौन नियम से कहेंगे हिंदी में। दो एंगल बराबर होने पर आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कोण बराबर होते भुजाएं अपने आप ही समानुपाती हो जाएंगी। ऐसा कहा जिसने भी इसको देखा कि जब भी समरूप है उसके दो एंगल ही आपको बराबर मिल गए तो फिर आपके तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे और उसकी भुजाएं वो समानुपाती हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? देखिए, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है। अब त्रिभुज कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, इसका कोण 180 डिग्री होगा। यदि ये वाला कोण मान लीजिए 70 डिग्री है और ये वाला कोण मान लीजिए 80 डिग्री है, तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 150। और इसका ये कोण मान लो 80 डिग्री है और ये कोण मिल गया 70 डिग्री। तो फिर आप देखोगे कि दो कोण तो आपको बराबर मिल गए, तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के 180 होता है तीनों कोणों का योग। इसमें से जो बचा 70 और 80, यहाँ 30 बचा, तो यहाँ भी 30 आएगा, तो इसका भी 30 होगा। स्वतः ही तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। यदि आपने दो कोण भी बराबर कर लिए तब भी आपके दो त्रिभुज होंगे वो समरूप हो जाएंगे। और भुजाएं तो आप जब देखोगे तो स्वतः ही इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में आ जाएंगी। तो आपको खाली इतना सा मिलाना, दो कोण मिलाने, या हो जाए आपको तो कभी तीन कोण ए नियम से आप तीनों कोणों को मिलाकर के भी इसको लिख सकते हो ए नियम से। पर दो होते ही तीन की जरूरत नहीं है, और आप कभी चाहे तो तीन से भी समरूप होंगे। तो ये कौन 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 नियम हो गया। दूसरी कौन सी बात, तीसरी कौन सी बात है आपके, कौन से नियम से होगा? तो उसने कहा एस नियम से। एस नियम का मतलब भुजा है वो दो भुजा इसकी समानुपाती आ गई और एक एंगल बराबर आ गया, तब भी आपके समरूप हो जाएगा। अनुपात की बात कर रहा हूं या भुजाएं बराबर नहीं कह रहा हूं कि यदि ही, फिर इसका मतलब भी समझ जाइए, गलत मत समझना इसको। थोड़ा सा भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह गया तो फिर ये बात सही नहीं होगी। दो भुजाएं समानुपात, बीच में कोण है वो आपका आना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो आपको कहा दो भुजाएं, तो ये वाली दो भुजाएं इसकी हो गई बराबर नहीं है, अनुपात में ये दोनों बराबर है, तो एंगल का आना चाहिए। यदि एंगल यहां गया गलत है, क्योंकि ये दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आ रहा है, आपका एंगल आना चाहिए यहां। ये वाला, ये दो भुजाएं और इसकी मान लीजिए ये दो भुजाएं, तो अब बताइए इसका एंगल कहां आना चाहिए? बीच में, यहां वाला। भले भुजा इस दोनों की, ये भुजा इसके अनुपात में हो सकती है, ये भुजा इसके अनुपात में होगी, तो फिर ये भुजा इसके अनुपात में आ जाएगी। पर कोण है वो बीच में, ऐसा नहीं कि ये दोनों कोण दे दिए इसका एंगल यहां आ गया और यहां तो बराबर बीच में, और यहां पर देखा आपने ये दो कोण दे दिए और यहां एंगल आपने कर दिया, हाँ सर दो भुजाएं बराबर थी और एक एंगल मिल गया। एंगल का मतलब बीच में ही होना चाहिए, यहीं आना चाहिए, नहीं तो ये समरूप नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है, ये बीच का मतलब बीच में ही आना चाहिए, इस बात को आप याद रखिए। दूसरी क्या बात है, चौथी बात को आप नोट कर लीजिए। चौथी बात क्या होगी आपका? एस तो हिंदी में क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा, हिंदी में चाहे तो। और ए, तो यह क्या हो गया? ए नियम से क्या हो गया वो देखिए, एंगल हो गया, तो कोण भुजा, कोण भुजा है वो अनुपात में, आपके दो कोण यदि बराबर मिल गए, बीच में है वो भुजा बराबर होनी चाहिए। फिर बात कह रहा हूं जैसे इसमें था वैसे ही इसको भी देखना है। ये मान लो ए बी सी है और ये फिर पी क्यू आर है आपके पास में, तो इसको समझ लीजिए। ए का मतलब ये वाला एंगल मिल गया, इसका ये वाला एंगल मिल गया, इसका मान लीजिए यहां पर आपको यहां मिल गया। तो यहां हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके ये दोनों ही होंगे, कभी ये दोनों, आपको बस मिला करके उसको भुजाओं को समानुपाती करना। जब भी सवाल करेंगे तब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पर कभी ऐसा नहीं है कि ये वाला है तो ये वाला ही बराबर होगा, ये वाले के बराबर ये वाला भी हो सकता है, या इस वाले के बराबर ये वाला भी हो सकता है। अभी ये दोनों बराबर हो गए, अब आपने देखा कि ये वाले के बराबर ये दोनों बराबर है। पर अब की बार में आपकी जो भुजा है वो यहां देखिए ए बी बीच में आ रही है, ए और बी के बीच में कोण ये दोनों, और ये दोनों इसके बीच में आ रही है भुजा, तो ए बी ही, तो कौन सा हो गया? कोण ए। भुजा कौन सी आनी चाहिए बीच में? ए बी।
और फिर कोण बी। ऐसा नहीं कि ए और बी बराबर आ रहे और बी सी इसके बराबर आ रही है, कभी कभी नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, पी और आर है तो यहां क्या होगा, कोण पी, भुजा बीच में आनी चाहिए पी आर, और फिर कोण आना चाहिए आर। ऐसा नहीं कि पी और आर तो आपके इसके बराबर आ गए, भुजा ये वाली क्यू आर बराबर आ गई, तब भी आपका समरूप नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं पर आपको पता होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे कि यार क्या कोई गलत ना करे। थोड़ा सा भी आपने कंफ्यूज हो गए तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। ये हो गया। और एक पांचवा आपका रूल्स इसमें काम करेगा, एस 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 नियम। अब एस एस नियम का मतलब कभी मत समझ आना कि इसमें भी एस एस नियम आएगा और इसमें भी आएगा। तो ये सभी भुजाएं आपको कहा यहां पर समरूप भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, इसके अनुपात बराबर है, ये यहां पर आपको समझना है। तो इसके जितनी भुजाएं, तीन भुजाएं दे दी आपको, कोण नहीं दिए, भुजाएं दे रखी है और इसके भुजाओं के अनुपात हैं वो बराबर आ गए, तो फिर आप कहोगे कि वो समरूप है। तो यहां से ये हो गया आपके पास में 5 रूल्स। और सर्वांग सम के लिए क्या होगा, यहां एंगल नहीं होगा कोणों से कभी भी, क्योंकि कोण त्रिभुज कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, कोण तो बराबर हो सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो यहां पर क्योंकि तो हमको सर्वांग सम का मतलब तो भुजाएं बराबर करनी, तो भुजाएं बराबर करने के लिए ए वाला नियम हमको नहीं लगेगा। यहां पर आपका लगेगा एस 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 नियम। कहने का मतलब भुजा भुजा भुजा, और भुजा क्या होनी चाहिए आपकी, बराबर। यहां अनुपात की बात नहीं कर रही, यहां भुजाएं बराबर होगी तभी सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग समान। मतलब क्या हो गया, सर्व प्लस अंग प्लस समान, सभी अंग आपके बराबर होने चाहिए। इसका मतलब सभी भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए, या अनुपात की बात ही नहीं है। और अनुपात भी देखो बराबर तो कह ही सकते हो, क्योंकि 1/1 बराबर है, क्योंकि भुजाएं बराबर होंगी, 7/7 के रूप में होंगी, या मान लो 8/8 होगी, सबका अनुपात 1/1 आएगा, पर इसका अनुपात कितना होगा, 1/1। यानी कि या आपने भुजाएं देख ली, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं आपकी तो फिर वो हो जाएगा सर्वांग सम। फिर कौन सा रूल्स इस पे लग सकता है, ए नियम। यहां पर यदि दो कोण बराबर और एक भुजा है और दूसरा भी त्रिभुज होगा, उसमें भी दो कोण और इसकी भुजा, जितना माप यदि 7 सेंटीमीटर वो भी 7 सेंटीमीटर का मिल गया और दो कोण बराबर मिल गए, तो ये जो होंगे त्रिभुज आपके पास में वो हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। तो ये हो जाएगा ए नियम। बराबर की बात समझना, यहां अनुपात की बात नहीं कर रही है, बराबर होनी चाहिए भुजा। ये मिल गया तब भी सर्वांग सम हो जाएगा ए नियम से, एस नियम से। पर बराबर वाली बात को आप ध्यान रखना। फिर कौन सा रूल्स लग सकता है, ऐसे ये हो गया। फिर आपका कौन सा रूल्स काम कर सकता है इस पर, एस ए नियम हो गया, ए नियम हो गया। और कौन सा नियम हो गया इसमें हो सकता है, एस नियम से। ये आपका तीसरा नियम, दो भुजाएं आपकी बराबर होगी और एक एंगल बीच वाला का मतलब बीच वाला बराबर हो गया, तब भी ये आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। अभी आपके पास में ये 3 नियमों से आप किसी दो आकृतियों को, या कह दीजिए सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के ये होंगे आपके सर्वांग सम और ये हो जाएंगे समरूप। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपकी कोई बात छूटे नहीं और सवाल जब हल करें तो बहुत आसान तरीके से इसको कर पाए। ये बातें आपको पता चल गई तो फिर आप इन सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर देंगे। और एक छोटी सी बात रहेगी जिसको याद रखिए, आप जब सवाल हल करोगे तो आपकी जो 6.3 है उसमें कुछ बात दी जाती है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। वहां पर क्या होता है, कुछ इस प्रकार की, मान लीजिए अभी ये दो रेखा है, इसके बीच में आपको कुछ इस प्रकार का दे देगा। मान लीजिए ये ए बी सी डी और ये मान लीजिए ओ है। तो फिर आपको क्या कहेगा कि मान लो ये बता दिया कि ये कोण मान लीजिए आपको दे दिया 60 डिग्री, और ये वाला कोण आपको पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा, सी ओ बी। कोण का भी पता होना चाहिए, सी ओ और बी। तो ये कौन सा दे रखा है, ए ओ सी। तो आपको 60 दे रखा, तो इसको ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको खाली थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाली देखिए लाइन, ये वाली सीडी लाइन को देखिए, मैं अभी सीधा खींच देता हूं। सीडी लाइन है, उसको अभी यहां कुछ इस प्रकार से खींचा हुआ, पर अभी कुछ देर के लिए आप सीधा समझ लीजिए, सीधा। और इस पर ये लाइन है वो समझ लीजिए अभी ये सीधी खींची हुई है आपको समझने के लिए। तो यहां पर ये जो कोण है वो कितना दे रखा है, 60। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि यहां कर दो इसको, ये वाला यहां दे रखा है 60। अब बताओ ये कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो होगा वो कोण आपका 120 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो अब देखिए ये वाला यहां से यहां वाला, यहां से ये देखिए ये वाला यूं बना रहा है, आधा वृत्त बन रहा है,
आधा वृत्त का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और पूरा वृत्त का मतलब 360 डिग्री। आधा वृत्त बन रहा है, उस आधे वृत्त को जहां एक रेखा आपकी खींची हुई है, ये कहलाता है रेखिक कोण युग्म। इसको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि रेखिक कोण युग्म में क्या होगा कि ये वाली लाइन आपकी खींची हुई है और इसके बीच में ये वाली लाइन आ रही है और ये वाली खींची हुई है। मैंने अभी इसको ऐसा कर दिया, ये 60 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 120, पर लिखोगे रेखिक कोण युग्म से। क्यों होगा रेखिक कोण युग्म? ये हो गया आधा वृत्त बन गया, 180 हो गया, ये वाला आधा वृत्त बना रहा है और इस पर ये रेखा दो भागों में बांट रही है, तो ये तो 60 हो गया, बचा कितना 120। तो 180 माइनस 60 करते ही आपके आ जाएगा 120, या 120 दे रखा है तो 180 माइनस 120 करने पर 60 आ जाएगा। ये बात एक पता होना चाहिए रेखिक कोण युग्म से। इस प्रकार की रेखा भले तिरछी दे, सीधी दे, आपको यहाँ 90 डिग्री दे दिया था, आपको पता है कि ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 होता है। ये होगा रेखिक कोण युग्म से। अब दूसरी बात, हर जगह से आप देखिए रेखिक कोण युग्म ही बन रहा है। यहाँ वाली बात कर, यहाँ वाला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए बी रेखा ये जो है उस पर ये वाली लाइन है वो 180, ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये वाली रेखा उस पर है, तो ये वाला अगर अभी देखो 60 है, ये और इसका भी कंपेयर करते 60, ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये वाली रेखा भी देखिए डीसी, आपकी डीसी रेखा पर ए बी है, वो भी एक रेखिक कोण युग्म ही बना रहा है यहां से यहां तक, तो ये 60 और 120 हो गया। और अभी यहां से देखेंगे तो ये वाला भी जो आधा वृत्त बन रहा है 120, तो ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। तो इन दोनों को देखिए, डीसी पर ये रेखा है, उस पर भी याद आती, ये भी रेखिक कोण युग्म से, ये भी हो गया आपके पास में 60, ये हो गया 120, और सबको मिलाइए एक वृत्त बन गया और ये हो गया 360, 120 और 120 240, और 120 नीचे कितना हो गया, और ये बन गया वृत्त इस प्रकार से। पर लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना चाहें तब रेखिक कोण युग्म से लिखेंगे। अगर आमने सामने ये वाले बन रहे इस प्रकार से आप लिखोगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए 60 है, ये भी 60 आ रहा है, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे, और ये वाला भी आमने सामने जब लिखेंगे तो इसको भी आप शीर्षाभिमुख कोण, ये होगा उतना ही ये होगा, ये आपको लिखना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब सवाल हल करेंगे तब भी इसमें बताएंगे, पर मेरा प्रयास ये था कि आप इस बातों को समझ पाए, और इस पाठ को यदि आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया तो सवालों को भी बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे। ये प्रयास मेरा कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ बात पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।